हेलो डियर चैंपियंस, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज तपेश सक्सेना और इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम सॉल्व करने वाले हैं कैट 2023 के स्लॉट 3 का एलआरडीआई सेक्शन, पूरा शुरू से आखिरी तक, ऑल 4 सेट्स, ऑल 20 क्वेश्चंस फुली सॉल्व्ड। ठीक है, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं अपन सेट नंबर 1। तो ये था हमारा सेट नंबर 1 जिसमें हमसे कुछ इंफॉर्मेशन हमें दी गई थी। कैसी इंफॉर्मेशन थी? In a coaching class, some students register online and some others register offline. No student registers both online and offline. Okay, quite understandable. Hence, the total registration number is the sum of online and offline registrations. The following facts and table pertain to these registration numbers for the 5 months January to May of 2023. The table shows the minimum, maximum, median registration numbers of these 5 months separately for online, offline and total number of registrations. The following additional facts are also known. ठीक है, तो हमें टेबल में क्या पता चल रहा है? तो टेबल में हमें पता चल रहा है कि मिनिमम, मैक्सिमम और मीडियन रजिस्ट्रेशन नंबर्स ऑफ दीज 5 मंथ्स। ठीक है, इन 5 मंथ्स के मिनिमम, मैक्सिमम और मीडियन ये नंबर्स हमें पता चल रहे हैं separately for online, offline and total number of registrations. The following facts are also known. ठीक, तो चलो देखते हैं अपन। तो ये रहा हमारा टेबल। टेबल में अगर आप देखोगे तो जितने भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस हुए हैं उनमें से किसी भी मंथ का जो मिनिमम वैल्यू है वो है 40। किसी एक मंथ की, कम से कम किसी एक मंथ की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए 100। और अगर हम ऑल 5 मंथ्स के 5 वैल्यूज को अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तो सेंट्रल वैल्यू होनी चाहिए 80। मीडियन का मतलब सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली ऑफलाइन रजिस्ट्रेशंस में मिनिमम वैल्यू है 30, मैक्सिमम है 80 और उसका मीडियन है 50। और टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस में मिनिमम है 110, मैक्सिमम है 130 और मीडियन वैल्यू है 120। सो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। अच्छा, यहाँ पर कुछ और क्लूज भी हमें गिवन है कि कौन से मंथ में क्या हुआ था। एक इंपॉर्टेंट क्लू ये है कि इन एवरी मंथ बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर्स वर मल्टीपल्स ऑफ 10। राइट, अब अगर हर महीने में ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के जो नंबर्स हैं वो 10 के मल्टीपल्स हैं तो ऑब्वियसली चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। फिर हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में 40, 50, 60, 70, 80 और 100 के बारे में ही सोचना पड़ेगा। दैट्स इट, उसके अलावा नहीं सोचना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद अगर हम देखें तो इन जनवरी द नंबर ऑफ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन वाज ट्वाइस दैट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो जनवरी में जो आपके ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के नंबर्स हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से डबल है। तो ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। तो चलो इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं और हर मंथ में नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन को समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो फटाफट अगर हम देखेंगे तो ये है हमारा टेबल और यहाँ पर अगर हम देखें तो यस, एक बात तो हमें समझ में आ ही गई कि जनवरी में ऑनलाइन, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन या टोटल रजिस्ट्रेशन सब कुछ 10 का मल्टीपल होने वाला है। सेम इज द केस विद फरवरी, देन मार्च, देन अप्रैल, देन मई। ठीक है, उसके बाद इन पांचों वैल्यूज में से मिनिमम वैल्यू होगी 40, मैक्सिमम वैल्यू होगी 100। इन पांचों वैल्यूज में से मिनिमम 30, मैक्सिमम 80, सो ऑन। टोटल में मिनिमम 110, मैक्सिमम 130। मोर ओवर, अगर हम इन पांचों वैल्यूज को अरेंज करेंगे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हमारी जो मिडिल वैल्यू है, सेंट्रल वैल्यू है, मीडियन है, वो 80 होना चाहिए। तो 80, 50 एंड 120। ठीक है, तो ये नंबर्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं नंबर्स को हम अरेंज करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर हम पहला क्लू पढ़ते हैं तो पहला क्लू है हमारे पास कि अच्छा, फर्स्ट क्लू तो कवर हो गया। सेकंड क्लू है इन जनवरी द नंबर ऑफ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशंस वाज ट्वाइस दैट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस। ठीक है, तो जनवरी में क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है, ऑफलाइन, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से डबल है। राइट, अब देखो ध्यान से कि अगर यहाँ पर नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन x है तो यहाँ पे नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन 2x है और यहाँ पर नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन इन दोनों का सम होंगे, मतलब कितना हो जाएगा 3x। राइट, अब अगर हम यहाँ पर समझें तो हमको ये पता चलेगा कि 10 का मल्टीपल आना तो कंपलसरी है क्योंकि ये भी 10 का मल्टीपल, ये भी 10 का मल्टीपल, तो दोनों का सम भी 10 का मल्टीपल होगा। हमें ये भी पता है कि मिनिमम 110 है, मैक्सिमम 130 है, सेंटर में 120 है, मतलब तीन ही वैल्यूज पॉसिबल हैं, या तो 110 या 120 या 130। और अब हमें ये भी पता है कि हमें एक 3 का मल्टीपल चाहिए। तो इन तीनों में से 3 का मल्टीपल तो सिर्फ 120 है। सो वी कैन से फॉर श्योर
कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस 120 होंगे, विच मीन्स 3x की वैल्यू 120 होनी चाहिए, एंड इट सिंपली सेज दैट 40 मस्ट बी द वैल्यू ऑफ x एंड 80 मस्ट बी द वैल्यू ऑफ 2x। मतलब जनवरी में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस डेफिनेटली 40 हुए हैं, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशंस डेफिनेटली 80 हुए हैं, और टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस डेफिनेटली 120 हुए। तो विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट क्लू हमने एक रो को तो आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद थर्ड क्लू है, इन अप्रैल द नंबर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस, मैं ये पढ़ रहा हूँ, इन अप्रैल द नंबर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस वाज ट्वाइस दैट ऑफ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशंस। ठीक है, तो अब इसी का उल्टा है, कौन से मंथ में? अप्रैल में। तो अप्रैल में इसी का उल्टा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस डबल है, अगर ये x है तो ये 2x है, और फिर इनका सम 3 का मल्टीपल, मतलब ये फिर से 120 होगा और ये फिर से 120 होगा। तो अब की बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन से डबल है, तो ये हो जाएगा 80 और 40। उसके बाद फिर अगर हम देखते हैं तो क्लू नंबर 4, the number of online registrations in March, right, number of online registrations in March was the same as the number of offline registrations in February। तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी सेम टू सेम वही वैल्यू यहाँ पर भी आएगी। The number of online registrations was the largest in May। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो मई में लार्जेस्ट है, और लार्जेस्ट वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 100 है, तो यहाँ पर तो डेफिनेटली 100 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब हम सोच सकते हैं कि बाकी का जो डेटा है वो हमारे पास कैसे आएगा, कैसे हमें पता चलेगा, राइट। अब देखो, हमको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की मिनिमम वैल्यू पता है 30, अगर यहाँ पे 30 पुट किया तो 100 + 30 130 हो जाएगा। तो क्या हम यहाँ पे 30 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं? नो, नॉट पॉसिबल, क्योंकि टोटल रजिस्ट्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू 130 ही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे 30 ही लेना पड़ेगा, एंड देन इट हैज टू बी 130 ओनली। ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम देखते हैं तो यस है ना, ये दोनों वैल्यूज इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर हमें 120 120 130 दिख रहा है, बट अभी तक 110 नहीं आया है, तो इन दोनों में से कम किसी एक प्लेस पर 110 जरूर आएगा। उसके बाद इस कॉलम में देखें तो 30 भी हमें मिल गया, 80 भी हमें मिल गया, लेकिन जो सेंट्रल वैल्यू है 50 वो हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो 50 या तो यहाँ होना चाहिए या फिर यहाँ होना चाहिए। एंड सिमिलरली अगर हम इस कॉलम को एनालाइज करें तो हमको 40 भी मिल चुका है, 80 भी और 100 भी, और 40 80 100 जो है ये बिल्कुल ऑर्डर में है, सेंट्रल वैल्यू 80 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो दो वैल्यूज आएंगी उनमें से एक 80 से छोटी होनी चाहिए, दूसरी 80 से बड़ी होनी चाहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम दोनों 80 के बराबर, या कोई एक 80 के बराबर भी हो सकती है, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा कि दोनों वैल्यूज 80 से छोटी होंगी या दोनों वैल्यूज 80 से बड़ी होंगी, अदरवाइज मीडियन चेंज हो जाएगी। मीडियन हमें 80 पे बिल्कुल बनाकर रखना है। ठीक है, तो हमें यही सोचना है कि यहाँ पे दोनों वैल्यूज 80 से छोटे भी ना हो और 80 से बड़े भी ना हो। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी कैन से इज कि अगर हमें यहाँ पर 50 चाहिए तो दो केस हो सकते हैं, या तो यहाँ 50 आएगा या फिर यहाँ पे 50 आएगा, दो ही केस पॉसिबल है। तो अपन फर्स्ट केस लेकर चलते हैं। लेट्स चेंज द कलर सो दैट यू रिमेंबर कि ये एक केस है जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर 50 ले लिया। ठीक है, अब अगर इसके बाद ये 50 है तो आपको मीडियन भी 50 चाहिए, है ना, मतलब 5 वैल्यूज में थर्ड वैल्यू 50 होनी चाहिए। तो 30 40 50 हो रही है, इसका मतलब यहाँ जो नंबर आएगा वो डेफिनेटली 50 से बड़ा होना चाहिए, या तो 60 हो सकता है या 70 या 80 हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पर 60 पुट किया तो यहाँ पर भी 60 आ जाएगा। ठीक है, इन दैट केस 60 और 50 का सम यहाँ पे कितना हो जाएगा? 110। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि अगर ये 60 है, ये 60 है, और अब हमें यहाँ पर 80 से बड़ा, 80 के इक्वल या 80 से बड़ी वैल्यू चाहिए, क्योंकि एक वैल्यू 80 से छोटी ऑलरेडी आ चुकी है, तो इक्वल या बड़ी वैल्यू चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर हम 80 रख सकते हैं। फिर भी अगर हमने 80 भी रखा तो 80 और 60 का सम यहाँ पे कितना हो जाएगा? 140, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। तो अगर ये 140 पॉसिबल नहीं है तो यहाँ 80 पॉसिबल नहीं है, 80 से बड़ी तो फिर वैल्यू हो ही नहीं सकती डेफिनेटली, फिर ये वाला केस पूरा गॉन, ये केस नहीं बन सकता, दिस केस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे 140 आ जाएगा विच इज 100% नॉट अलाउड। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 130 है। उसके बाद अगर हम देखें कि यहाँ पर अगर 60 नहीं हो सकता है तो चलो 70 से चेक करते हैं।
70 अगर यहाँ रखेंगे तो 70 यहाँ भी रखना पड़ेगा, 70 और 50 दोनों का सम यहाँ पर 120 आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये सम 120 आ रहा है तो अभी तक इस कॉलम में 110 नहीं आया, तो यहाँ पे 110 लेना ही पड़ेगा। और अगर यहाँ 110 लोगे तो 70 और 110, इसका मतलब यहाँ 40 लेना पड़ेगा। एंड सी कि 70 और 40 दोनों 80 से छोटे हो गए, मतलब इन 5 वैल्यूज की मीडियन 70 पे शिफ्ट हो गई, जबकि हमें मीडियन तो 80 ही चाहिए। इसका मतलब ये सेकंड केस भी पॉसिबल नहीं है, दिस इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल, इससे हमारी मीडियन चेंज हो रही है। ठीक, उसके बाद थर्ड केस कि यहाँ 50 है तो यहाँ पर 80 हो सकता है क्या? तो अगर हम यहाँ 80 रखें तो यहाँ पर भी 80। अब यहाँ पे 100 है, 80 है, 80 है, 40 है, तो ये थर्ड वैल्यू या तो 80 होगी या 80 से छोटी होगी। बड़ी तो नहीं हो सकती, नहीं तो हाँ बड़ी भी हो सकती है, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी भी हो सकती है। लेकिन हमें पता है कि इस कॉलम में हमारे पास, अच्छा यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 80 है, तो यहाँ 130 आ गया, तो फिर से यहाँ पे 110 ही चाहिए। और 110 ही चाहिए तो 80 और 110, 80 को 110 बनाने के लिए यहाँ 30 चाहिए। बट इस कॉलम में डेफिनेटली 30 के लिए कोई पोजीशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 40 होगी। तो डेफिनेटली ये भी केस नहीं बना। इसका मतलब यहाँ पे 50 पुट करते हैं तो जो भी 3 केसेस बन सकते हैं, ऊपर 60, 70 या 80 हो सकता है, क्योंकि 50 को हमें मिडिल में ही रखना है, 50 इज द मीडियन। तो 30, 40, 50, तो फिर दोनों वैल्यूज 50 के बराबर या उससे बड़े ही होने चाहिए। अगर हम 50 वाला केस भी ले लें कि मान लीजिए कि यहाँ पर भी 50 है और यहाँ पर भी 50 है, तो 50 और 50, राइट, तो ये 50 और ये 50 मिलके 100 होंगे, जो अगेन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पर मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 110 होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ 50 रखने से हमारी बात बन नहीं रही, और इससे हमें समझ में आ गया कि यहाँ तो डेफिनेटली 50 नहीं आएगा। मतलब हमारा जो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था कि क्या हम वहां पर 50 रख सकते हैं, तो हम बोलेंगे नहीं, वहां पर 50 नहीं रख सकते। और ये दोनों वैल्यूज इक्वल है ना, दीज टू वैल्यूज आर इक्वल। और अब हमें पता है कि 50 तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशंस में फैब के मंथ में ही आ सकता है, मार्च में पॉसिबल नहीं। और अगर यहाँ 50 आएगा तो यहाँ भी 50 चाहिए। अब आप ध्यान से देखो, 40, 50, 80, 100, अगर 80 को हमें सेंटर पे रखना है तो या तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 80 होना चाहिए और या फिर 80 से बड़ा। लेकिन अगर 80 रखोगे तो 80 प्लस 50 130 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल है। 80 से बड़ा नंबर लिया तो फिर पॉसिबल नहीं होगा, तो 100% यहाँ पर 80 ही होना चाहिए। 80 और 50 का सम यहाँ पे 130 आ जाएगा। उसके बाद इस कॉलम में अभी तक 110 आया ही नहीं है, तो यहाँ पे 110 रखना ही पड़ेगा, राइट, दैट इज द ओनली पॉसिबल केस। और अगर ये 50 है, ये 110 है, तो ये 60 हो जाएगा। और अब आप चेक कीजिए तो 30, 40, 50, 50 सेंटर में है, उसके बाद 60, 80 उससे बड़े वैल्यूज हैं। तो हर कॉलम का मिनिमम, मैक्सिमम, मीडियन सब कुछ मैच हो गया और डेटा हमारा पूरा क्रैक हो गया। पूरे 15 वैल्यूज हमको समझ में आ गए। कोई मल्टीपल केसेस नहीं है, सिंगल केस है, इसी के बेस पे हमें सारे आंसर्स देना है। ठीक है, तो अब अगर हम क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करें तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो अप्रैल में देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस है 120, सो 120 इज द करेक्ट आंसर। व्हाट वाज द नंबर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस इन जनवरी, तो जनवरी में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस कितने हैं, तो जनवरी में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस हैं 40, तो आंसर इज 40। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी ट्रू, कैन बी है ना, नेसेसरीली नहीं, कैन बी ट्रू। सो द नंबर ऑफ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशंस वाज द स्मॉलेस्ट इन मे, है ना, तो मई में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशंस स्मॉलेस्ट है, तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशंस में स्मॉलेस्ट वैल्यू मई में है, ये तो बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद द टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस वाज द स्मॉलेस्ट इन फैब, तो टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस स्मॉलेस्ट है मार्च में, फैब में तो सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब ये कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता, इट कैन नेवर बी ट्रू। So only the first one, answer option B has to be the correct answer. Then if we see the next one, what best can be concluded about the number of offline registrations in Fab? तो फैब में नंबर ऑफ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन इन द मंथ ऑफ फैब, इट हैज टू बी इक्वल टू 50, नो अदर वैल्यू इज पॉसिबल, सो आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच पेयर ऑफ मंथ्स डेफिनेटली हैड द सेम टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस, है ना,
तो जनवरी और अप्रैल में टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन सेम है क्या? तो जनवरी और अप्रैल में टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन बिल्कुल सेम है, 100% सेम है। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, जनवरी एंड अप्रैल। उसके बाद क्या फैब और मई में भी टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन सेम है? तो फैब में 130, मई में भी 130, बिल्कुल सही। तो दोनों ही सही है, मींस बोथ 1 and 2 will be the correct answer. So all 5 answers have been obtained successfully, very easily. Not a very difficult set, doable था। अराउंड 10 to 15 मिनट्स का टाइम इसको सॉल्व करने में लग सकता था। शांति से करोगे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो सेट नंबर 2, फिर से हमारी बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्या है? देयर आर ओनली 3 फीमेल स्टूडेंट्स, आमला, कोली एंड रिनी, and only 3 male students, Biman, Matthew and Shamal, in a course. The course has 2 evaluation components, a project and a test. The aggregate score in the course is a weighted average of the 2 components with the weights being positive and adding to 1. Right? तो यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है, मान लीजिए कि इसका वेट जो है वो A है, तो जो टेस्ट होगा उसका वेट होगा 1 माइनस A। दोनों का जो वेट है उसका डेफिनेटली सम जो है वो 1 होना चाहिए। यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है विद द वेट्स बीइंग पॉजिटिव एंड एडिंग टू 1। तो a और 1 माइनस a दोनों पॉजिटिव आएंगे और दोनों का सम जो है वो 1 के बराबर होगा। The projects are done in groups of 2 with each group consisting of a female and a male student. तो टेस्ट तो सबको इंडिविजुअली अटेम्प्ट करना है, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ग्रुप में करना है। हर ग्रुप में दो दो लोग होंगे, एक मेल और एक फीमेल। बोथ द ग्रुप मेंबर्स ऑब्टेन द सेम स्कोर इन द प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट में मान लीजिए किसी को स्कोर मिला 70, तो वो दोनों मेंबर का स्कोर 70-70 ही होगा। राइट, तो नाउ व्हाट वी कैन से, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ क्लूज हैं। क्लूज को तो हम तब पढ़ेंगे जब हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा कि इन क्लूज का यूज कैसे करना है। तो इन क्लूज का यूज हमें इस तरीके से करना है। सबसे पहले ऐसा एक टेबल बनाइए। टेबल बनाएंगे तो प्रोजेक्ट है, टेस्ट है, एग्रीगेट है। राइट, यहाँ पे प्रोजेक्ट का वेट है A, टेस्ट का वेट है 1 माइनस A। मान लीजिए किसी स्टूडेंट के प्रोजेक्ट में स्कोर है 40 और टेस्ट में स्कोर है 40, तो 40 के साथ A मल्टीप्लाई होगा, इस 40 के साथ 1 माइनस A मल्टीप्लाई होगा। दोनों को ऐड करके हम एग्रीगेट स्कोर निकाल लेंगे। ठीक है, एंड ऑब्वियसली यही होता है ना, वेटेड एवरेज, वेट मल्टीप्लाइड विद वैल्यू, वेट मल्टीप्लाइड विद वैल्यू, और सबका सम आ जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें जो पहला क्लू गिवन है वो कैसा है? अच्छा, प्रोजेक्ट में हमें पूरे 6 स्टूडेंट्स का स्कोर फाइंड आउट करना है, टेस्ट में भी हमें हर इनमें से सभी स्टूडेंट्स का स्कोर फाइंड आउट करना है, एग्रीगेट भी हमें सारे स्टूडेंट्स का फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके लिए कुछ क्लूज हमें गिवन है। ठीक है, याद रखेंगे कि प्रोजेक्ट में ये तीनों गर्ल्स हैं। ठीक है, चलो गर्ल्स के ऊपर मैं बना देता हूँ सर्कल, तो आपको याद रहेगा कि ये तीनों गर्ल्स हैं, आमला, होली एंड रिनी। और बिमन, मैथ्यू एंड श्यामल जो है ये बॉयज हैं, तो इनके ऊपर अपन रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो सर्कल का मतलब फीमेल, रेक्टेंगल का मतलब मेल। और हमें पता है कि प्रोजेक्ट में एक मेल और एक फीमेल का ग्रुप है और दोनों का स्कोर सेम है। मतलब जो स्कोर यहाँ पर आएंगे आमला, कोली और रिनी के, सेम टू सेम वही स्कोर किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में यहाँ पर भी आएंगे। वो ऑर्डर हमें पता नहीं, क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता कि अमला की टीम किसके साथ बनेगी, कोहली की टीम किसके साथ है और रिनी की टीम किसके साथ है। ठीक है, तो चल एनीवे देखते हैं क्लूज को। क्लूज में सबसे पहले हमें ये गिवन है कि द मिनिमम, मैक्सिमम एंड द एवरेज ऑफ बोथ प्रोजेक्ट एंड टेस्ट स्कोर्स वर आइडेंटिकल, 40, 80 एंड 60 रिस्पेक्टिवली, है ना। तो प्रोजेक्ट में इन 3 टीम्स में से किसी एक टीम का मिनिमम स्कोर आया है 40, किसी एक टीम ने मैक्सिमम स्कोर बनाया 80 और थर्ड टीम ने मिडिल स्कोर बनाया दैट इज 60। मतलब वो एवरेज भी तो वैसे ही आ रहा है ना, तो मतलब यही 3 स्कोर हो जाएंगे, 40, 60 और 80 का एवरेज भी 60 ही होगा। तो यहाँ तो मामला सॉर्टेड है। मतलब हमें इस कॉलम में 2 बार 40, 2 बार 80 और 2 बार 60 दिखना चाहिए। ये तो हमें पढ़ते ही समझ में आना चाहिए। उसके बाद टेस्ट में देखेंगे तो टेस्ट में तो कुछ अभी बताया नहीं। हाँ, टेस्ट में भी ये पता है कि इन पूरे 6 स्टूडेंट्स के स्कोर अलग अलग हो सकते हैं। उसमें से मिनिमम वैल्यू होगी 40, मैक्सिमम होगी 80 और एवरेज होगा 60 के बराबर। उसके बाद अगर हम देखते हैं दी टेस्ट स्कोर्स ऑफ द स्टूडेंट्स वर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 10, सारे के सारे टेस्ट स्कोर्स जो है वो 10 के मल्टीपल्स हैं। और यहाँ तो हमें पता ही है कि यही तीनों स्कोर हैं, तो यहाँ पे भी 10 के मल्टीपल्स हैं। उसके बाद
4 of them were distinct and the remaining 2 were equal to the average test scores, right? तो एवरेज टेस्ट स्कोर कितना है 60, तो दो तो 60 के बराबर है ना, दो 60 के बराबर है और इनका एवरेज भी 60 है, तो बाकी चार अगर डिस्टिंक्ट हैं तो उसमें से दो 60 से बड़े होंगे और दो 60 से छोटे होंगे। तो ऑब्वियसली अगर डिस्टिंक्ट हैं तो मिनिमम तो हम 40 तक जा सकते हैं, तो मिनिमम 40 तक और 10 के मल्टीपल्स हैं तो दो स्कोर होने चाहिए 40 50, और मैक्सिमम हम 80 तक जा सकते हैं तो दो स्कोर होना चाहिए 70 80। तो ये टेस्ट के स्कोर्स हैं। अब कौन से स्टूडेंट ने क्या स्कोर किया है पता नहीं, लेकिन ये लाइन पढ़ने के बाद हमें यही समझ में आया, राइट? क्लू नंबर 2 पढ़ने के बाद कि 4 ऑफ देम वर डिस्टिंक्ट एंड द रिमेनिंग 2 वर इक्वल टू द एवरेज टेस्ट स्कोर्स, तो एवरेज टेस्ट स्कोर है 60, तो इन 6 वैल्यूज में से दो वैल्यूज डेफिनेटली 60 के बराबर हैं और बाकी चारों डिस्टिंक्ट है, तो डिस्टिंक्ट है लेकिन उनका एवरेज भी 60 आना चाहिए, मतलब दो वैल्यूज 60 से छोटे होंगे, दो वैल्यूज 60 से बड़े होंगे, तो 40 50 70 80 ऐसा कुछ यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ओके, आमलाज स्कोर इन दी प्रोजेक्ट वाज डबल दैट ऑफ कोहली इन दी सेम, है ना? तो आमला का जो स्कोर है, आमला का जो स्कोर है प्रोजेक्ट में वो कोहली के स्कोर से डबल है। अब हमको पता है प्रोजेक्ट में स्कोर तो यही है, तो कौन सा स्कोर किस स्कोर का डबल है, तो 80 40 का डबल है, तो मतलब डेफिनेटली प्रोजेक्ट में आमला को 80 मिला है और कोहली को कितना मिला है, कोहली को 40 मिला है, ठीक है? बट कोहली स्कोर 20 मोर देन आमला इन दी टेस्ट, राइट? अब कोहली जो है उसने आमला से 20 ज्यादा स्कोर किया है, तो या तो 40 60 का कॉम्बिनेशन बनेगा या 60 80 का कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है? ठीक है, उन्होंने ये बोला कि आमला का स्कोर प्रोजेक्ट में कोहली के स्कोर से डबल है, बट कोहली स्कोर 20 मोर देन आमला इन दी टेस्ट, राइट? तो डेफिनेटली अगर हम यहाँ पर बोलते हैं कि इसके मार्क्स 40 हैं टेस्ट में तो इसके 60 होने चाहिए, और अगर इसके 60 हैं तो इसके कितने होने चाहिए, 80 होना चाहिए। ये दो केसेस यहाँ पर अभी एज ऑफ नाउ बन सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि येट आमला हैड दी हाईएस्ट एग्रीगेट स्कोर, फिर भी आमला का जो स्कोर है वो हाईएस्ट होना चाहिए। तो अब आप ये सोचो कि अगर यहाँ 80 40 होगा और यहाँ 40 60 होगा तो क्या आमला का स्कोर हाईएस्ट हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि दोनों का 40 40 तो मैच हो जाएगा। यहाँ 80 ज्यादा है तो अगर यहाँ वेट ज्यादा हुआ तो डेफिनेटली आमला का स्कोर हाईएस्ट हो सकता है। दूसरे केस में ये 80 60 है, ये 40 80 है, तो 80 80 सेम है, तो यहाँ पे 60 है जो कि 40 से बड़ा है, तो अगर यहाँ वेट ज्यादा हुआ तो यहाँ पर भी उसका हाईएस्ट स्कोर हो सकता है। मतलब एज ऑफ नाउ दोनों चीजें पॉसिबल है। उसके बाद श्यामल स्कोर द सेकंड हाईएस्ट इन द टेस्ट, राइट? सेकंड हाईएस्ट क्या है टेस्ट में, 70, तो श्यामल का स्कोर जो है वो सेकंड हाईएस्ट है टेस्ट में, तो 70 होना चाहिए, ठीक है? He scored 2 more than Kohli but 2 less than Amla in the aggregate, right? तो कोहली से उसका जो स्कोर है वो 2 मोर है, तो मतलब कोहली का अगर एग्रीगेट स्कोर x है, ठीक है, चलो इधर लिखते हैं, अगर कोहली का एग्रीगेट स्कोर x है तो श्यामल का एग्रीगेट स्कोर x प्लस 2 है, यही बोला है ना? ही स्कोर 2 मोर देन कोहली बट 2 लेस देन आमला, और आमला से 2 कम है, तो मतलब अगर ये x है, ये x प्लस 2 है, तो ये x प्लस 4 होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद अगर हम देखें तो हमें बताया है कि बिमन स्कोर दी सेकंड लोएस्ट इन दी टेस्ट, ठीक है? तो टेस्ट में सेकंड लोएस्ट है 50, तो विमन ने टेस्ट में सेकंड लोएस्ट मतलब 50 मार्क्स स्कोर किए हैं, एंड दी लोएस्ट इन दी एग्रीगेट, और यहाँ पर उसका लोएस्ट एग्रीगेट स्कोर आना चाहिए, लोएस्ट एग्रीगेट स्कोर आना चाहिए। उसके बाद मैथ्यू स्कोर्ड मोर देन रिनी इन दी प्रोजेक्ट, ठीक है? तो अब रिनी के मार्क्स कितने हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली 80 40 तो हो ही गया, तो 60 ही होंगे, और मैथ्यू ने रिनी से ज्यादा स्कोर किया है, राइट? मैथ्यू ने रिनी से ज्यादा स्कोर किया है तो मैथ्यू का स्कोर भी 80 ही हो जाएगा, ठीक है? बट लेस देन हर इन दी टेस्ट, बट उसका स्कोर जो है वो टेस्ट में उससे कम है, तो क्या होना चाहिए उसका स्कोर टेस्ट में? देखो 50 और 70 तो कवर्ड अप है, अब हमारे पास 40 60 80 बच रहा है, तो अगर यहाँ पे 40 और 60 होगा, 40 और 60 तो बचेगा 60 और 80, और उन्होंने बोला है कि मैथ्यू का स्कोर जो है वो रिनी से कम है, तो अगर 40 और 60 हो जाएगा तो बचेगा 60 80, तो मतलब यहाँ पे 60 और यहाँ पर 80 आएगा, ठीक है?
दूसरा केस कि अगर यहाँ 60 है यहाँ 80 है तो डेफिनेटली फिर 60 80 हो जाएगा, तो 40 60 बचेगा, तो यहाँ 40 और यहाँ पर 60, राइट। अब हमको सोचना ये है कि उन्होंने हमसे ये बोला था कि आंवला का एग्रीगेट स्कोर हाईएस्ट है ना। तो पहले वाले केस में हो सकता है क्या, अगर आंवला ने यहाँ 40 स्कोर किया है तो इसका 80 40 होगा, इसका 40 60, इससे तो बेटर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका भी 60 60 है तो इससे भी बेटर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका 80 80 हो जाएगा, तो दोनों ही जगहों पर आंवला का स्कोर 80 40 है और इसका 80 80 हो जाएगा, तो दोनों जगहों पर मैथ्यू बेटर हो जाएगा, और दोनों जगहों पर बेटर होगा तो उसका एग्रीगेट भी ज्यादा ही आएगा। तो इसका मतलब आंवला का स्कोर सबसे ज्यादा नहीं आ पाएगा फर्स्ट केस में, तो ये वाला केस नहीं बनना चाहिए, ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल। सेकंड केस ही बनेगा। सेकंड केस में ये 60 ये 80 ये 40 ये 50 ये 60 ये 70 एंड दैट्स इट, ये सॉर्टेड है मामला, ठीक है। अब उसके बाद हमको ये पता चला, उसके बाद हमको ये पता चला कि इन दोनों की तो एक टीम है, 80 80 की तो एक टीम है, 40 60 यहाँ पर भी विमन और श्यामल में 40 60 कहीं तो आना चाहिए था। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें ये पता है कि विमन का स्कोर जो है एग्रीगेट वो लोएस्ट आना चाहिए, है ना, विमन का लोएस्ट एग्रीगेट स्कोर है, तो ये लोएस्ट आना चाहिए, विच मीन्स कि विमन को मोस्ट प्रोबेबली 40 ही मिलना चाहिए, ठीक है, 60 तो नहीं मिलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता नहीं है, बट फिर भी अभी अपन देखते हैं। अच्छा, अब अगर मैंने मान लिया कि यहाँ पर जो वेट है वो ए है और यहाँ पर जो वेट है वो 1 माइनस ए है ना, तो स्कोर कितना बनेगा, हम 80 में ए मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। चलो इसके लिए अपन एक विंडो ले लेते हैं, 80 में हम ए मल्टीप्लाई करने वाले हैं और 60 में 80 में ए मल्टीप्लाई करेंगे और 60 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस ए, तो इससे हमें एक स्कोर मिलेगा, ठीक है। कितना स्कोर मिलेगा, तो 80 ए 60 माइनस 60 ए, तो 80 ए में से 60 ए माइनस किया, सो दैट विल बी 20 ए प्लस 60, इतना स्कोर मिलेगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 40 और 80 है, तो यहाँ पे स्कोर मिलेगा 40 ए, यहाँ पे स्कोर कितना मिलेगा 40 ए, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो 40 के बाद दूसरी वैल्यू कौन सी है, तो दूसरी वैल्यू है 80, तो 80 इंटू 1 माइनस ए, तो 80 इंटू 1 माइनस ए, इसको अगर हमने कैलकुलेट किया तो 40 ए माइनस 80, तो ये हो जाएगा 80 माइनस 40 ए में से 80 ए गया, तो दैट विल बी 40 ए। अब हमें ये पता है कि अगर ये वाला स्कोर x है तो ये वाला स्कोर x प्लस 4 है, मतलब 4 ज्यादा होना चाहिए, विच मीन्स कि 20 ए प्लस 60 में से अगर हम 80 माइनस 40 ए इस स्कोर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों का डिफरेंस 4 आना चाहिए। तो 20 ए में माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 60 ए, 60 माइनस 80, सो दैट विल बी माइनस 20, दैट हैज टू बी 4। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 60 ए जो है वो हो जाएगा 24, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 24 अपॉन 60, 24 अपॉन 60, मतलब 12 से कैंसिल किया तो 2/5 और 2/5 होता है 0.4, इसका मतलब 1 माइनस ए की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 0.6। तो हमें ये पता चल गया कि जो प्रोजेक्ट है उसका वेट है 0.4 और टेस्ट जो है उसका वेट है 0.6, ठीक। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं सबके स्कोर, तो 80 का 0.4 हो जाएगा 32, है ना, 80 का 0.4, 60 का 0.6 हो जाएगा 36, तो यहाँ पे 36 और 32 मिलाकर टोटल स्कोर कितना आ जाएगा 68, ठीक है। अब ये x है तो ये 64 आना चाहिए, चेक कर लेते हैं 64 आता है कि नहीं, तो 0.4 इंटू 40, तो ये होगा 4 4 जा 16, ठीक है। उसके बाद 0.6 इंटू 80, तो 8 6 जा 48, 48 और 16 को ऐड किया तो ये हो गया 64, ये भी करेक्ट है। उसके बाद 0.4 इंटू 60, तो 6 4 जा 24, उसके बाद 4 इंटू 6, तो ये भी 24, तो 24 24 ये 48 हो गया। उसके बाद 80 और 60 है, 80 और 60 है तो यही 30 और मेरे ख्याल से 8 4 जा 32 और 6 6 जा 36, तो ये बनेगा। एंड ऑब्वियसली फिर हमें ये पता चलेगा कि ओके, है ना, 40 50 60 70, अच्छा 40 50 60 60,
आमला और मैथ्यू की टीम बन रही है, आमला और मैथ्यू की टीम बन रही है, मैथ्यू स्कोर्ड मोर देन रिनी इन दी प्रोजेक्ट एंड लेस देन हर इन दी टेस्ट। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो 32 और 36 मिलाकर ये भी 68 हो जाएगा, राइट। तो ओके, चलो बढ़िया है। अब उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि बिमन और श्यामल का जो स्कोर है वो 40-60 हो सकता है, लेकिन बिमन का लोएस्ट होना चाहिए एग्रीगेट, राइट। तो अगर मैं पहला केस देखूं कि मान लेते हैं यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 60 है, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, तो 40 इंटू 0.4 तो ये होगा 16, 6 5 जा 30, 30 प्लस 16 यहाँ पर स्कोर बनेगा 46, और अगर 6 4 जा 24 है, 7 6 जा 42 है, तो 42 और 24 मिलाकर बनेगा 66, राइट। सो इन दैट केस ये तो मिनिमम है, तो ये तो परफेक्टली ऑल राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यहाँ 60 होगा और यहाँ पर 40 होगा तो क्या होगा, तो 60 इंटू 0.4 24, 24 प्लस 30 जो है ये हो जाएगा 54। उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.4 इंटू 4 16, और ये 42 प्लस 16 जो है ये हो जाएगा 42 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 58। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो मिनिमम रिनी का हो जाएगा, रिनी का 48 है ना, तो 48 से ज्यादा हो जाएगा 54। इसका मतलब ये सेकंड केस बनना नहीं चाहिए, और ये सेकंड केस नहीं बनना चाहिए, तो विच मीन्स कि यहाँ पर बिमन का स्कोर 40 होगा, श्यामल का स्कोर 60 होगा। ठीक है, आमला और मैथ्यू इन दोनों का पेयर है, इन दोनों की टीम है, कोहली और विमन इन दोनों की टीम है, और रिनी की टीम जो है वो श्यामल के साथ बनेगी। दोनों के प्रोजेक्ट स्कोर्स बराबर है, तो जो लोग प्रोजेक्ट में इक्वल स्कोर कर रहे हैं मतलब दे आर दी पार्ट ऑफ द सेम टीम। तो ये हमारा ओवरऑल पूरा टेबल बनना चाहिए। दिस इज हाउ द टेबल शुड लुक लाइक, है ना। अब उसके बाद देखें व्हाट वाज रिनीज स्कोर इन दी प्रोजेक्ट। तो रिनी का जो स्कोर है प्रोजेक्ट में वो कितना है, 60, तो एकदम करेक्ट है, बढ़िया। व्हाट वाज द वेट ऑफ द टेस्ट कंपोनेंट। तो टेस्ट कंपोनेंट का वेट जो है वो 0.6 है, तो 0.6 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। व्हाट वाज द मैक्सिमम एग्रीगेट स्कोर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स, है ना। तो मैक्सिमम एग्रीगेट स्कोर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स, तो किसी भी स्टूडेंट का मैक्सिमम स्कोर कितना है, सो दैट इज 68। दो लोगों का है, मैथ्यू और आमला का, तो मैथ्यू और आमला का 68 है, तो आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, एक बार और, हाँ ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो व्हाट वाज मैथ्यूज स्कोर इन दी टेस्ट, राइट। मैथ्यू का स्कोर जो है वो टेस्ट में कितना है, ठीक है, मैथ्यू का स्कोर टेस्ट में कितना है। यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ की है क्या, अच्छा ठीक है, मैथ्यू का स्कोर टेस्ट में कितना है, तो ये बता रहे हैं कि मैथ्यू का स्कोर टेस्ट में होना चाहिए 40। ऐसा क्यों हुआ, हमने कुछ गड़बड़ की है क्या। तो श्यामल स्कोर दी सेकंड हाईएस्ट इन दी टेस्ट, ओके, श्यामल स्कोर दी सेकंड हाईएस्ट इन दी टेस्ट, ही स्कोर 2 मोर देन कोहली बट 2 लेस देन आमला इन एग्रीगेट। ठीक है, श्यामल का 2 मोर देन कोहली, तो 64 प्लस 2 66 एंड 2 लेस देन आमला, ये करेक्ट है बच्चों। विमन स्कोर दी सेकंड लोएस्ट इन दी टेस्ट, ओके, सेकंड लोएस्ट इन दी टेस्ट, तो इसके पास 50 आएगा। और उसके बाद उन्होंने ये बोला है एंड दी लोएस्ट इन दी एग्रीगेट, ये भी करेक्ट हो रहा है। मैथ्यू स्कोर्ड मोर देन रिनी, मैथ्यू ने रिनी से ज्यादा स्कोर किया है इन दी प्रोजेक्ट, तो ये भी करेक्ट है, बट लेस देन हर इन दी टेस्ट, राइट। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ की है, जो मैथ्यू का स्कोर है वो रिनी से कम आना चाहिए टेस्ट में, इसीलिए यहाँ पर 40 नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर यस, मैथ्यू का स्कोर जो है वो रिनी से कम है ना, तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर आना चाहिए 60 और यहाँ पर आना चाहिए 40। ठीक है, तो 60 24, 6 इंटू 4 24, तो ये भी 24 24, तो ये तो हो जाएगा 48। ठीक, उसके बाद अगर हम देखते हैं, अच्छा मैंने फिर से वही लिख दिया क्या, मैथ्यू स्कोर लेस देन हर इन टेस्ट, राइट। मैथ्यू का स्कोर रिनी से कम है, तो बेसिकली ये 60 होगा और ये 40 होना चाहिए, यस दैट हैज टू बी द करेक्ट वन। तो अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 4 6 24 आ जाएगा, 24 है, तो 24 और 32 दोनों को ऐड करेंगे, सो दैट हैज टू बी 56। ये 60 है, सो दैट हैज टू बी 36 प्लस 24, 36 और प्लस 24 ये तो 60 ही हो जाएगा।
वैसे भी अगर दोनों में स्कोर सेम है तो फिर वेट से फर्क नहीं पड़ता, हमेशा वेटेड एवरेज 60 ही आएगा। इक्वल नंबर्स का वेटेड एवरेज भी इक्वल ही होता है, ठीक है। एंड नाउ इट इज ऑल करेक्ट। तो हमको ये समझ में आ गया कि यहाँ पर हमारा जो मैथ्यू पर्सन है उसका टेस्ट में स्कोर 40 आएगा। बेसिकली उसका स्कोर रिनी से कम होना चाहिए था, मैंने बाय मिस्टेक ज्यादा ले लिया था, सो दैट हैज टू बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टूडेंट्स वर पार्ट ऑफ द सेम प्रोजेक्ट टीम। तो अमला एंड बिमन, क्या ये सेम प्रोजेक्ट टीम में थे? अमला एंड बिमन नहीं। उसके बाद क्या कोहली और मैथ्यू सेम टीम में थे? कोहली एंड मैथ्यू नहीं, ये भी सेम टीम में नहीं थे, तो नाइदर वन नॉर टू, इनमें से कुछ भी करेक्ट नहीं है। आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दैट्स इट, ये हमारा सेकंड सेट भी सॉल्व हो गया। चलिए तो अब अपन देख लेते हैं थर्ड सेट। थर्ड सेट में क्या था? एन एयर कंडीशनर कंपनी हैज 4 डीलर्स, D1, D2, D3 and D4 in a city. It is evaluating sales performances of these dealers. The company sells 2 variants of ACs, window and split. Both these variants can be either inverter type or non-inverter type. It is known that of the total number of ACs sold in the city, 25% were of window variant while the rest were of split variant. Among the inverter ACs sold, 20% were of windows variant. ठीक है, चलो ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पे भी ये तो समझना ही पड़ेगा कि टेबल कैसा बनना चाहिए, क्योंकि क्लूज तो फिर आपको बहुत सारे दिए हुए हैं। सारे डीलर्स ने कितने विंडो कितने स्प्लिट, विंडो में भी इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर अलग है, स्प्लिट में भी इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर अलग है, तो टोटल इन्वर्टर टोटल नॉन इन्वर्टर, राइट। हर टाइप के एसी का हमें डेटा यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस। कैसे कर पाएंगे तो समझते हैं, ठीक है। हमको जो इंफॉर्मेशन सबसे पहले बताई गई है वो ये है, जो हमें इमीडिएटली डायरेक्शन में ही पता चल जाती है। तो डायरेक्शन में हमें क्या पता चलता है कि ये सब तो जनरल चीजें हैं। इट इज नोन दैट द टोटल नंबर ऑफ एसी सोल्ड इन द सिटी, 25% वर ऑफ विंडोज वेरिएंट और बाकी स्प्लिट है। तो जितने भी सिटी में सेल हुए उसमें से 25% विंडो है। तो 25% विंडो है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एसीज को अगर हम मान लेते हैं 4x, राइट, तो 4x का 25% विंडो होगा, मतलब यहां पर कुल मिलाकर x एसीज होंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर 4x है, टोटल 4x है, तो यहाँ पे x होना चाहिए, और जो स्प्लिट टाइप के एसीज हैं वो डेफिनेटली 3x होंगे, ठीक है, 75%, ठीक है। इसके अलावा एक चीज हमें और बताई है, वो ये है कि while the rest were of split variant, among the inverter AC sold 20% were of window variant, है ना। तो जितने भी इन्वर्टर एसी सेल हुए हैं उसमें से 20% विंडो है, तो इन्वर्टर में से 20% विंडो। तो अगर हम ये बोलते हैं कि इन्वर्टर में से टोटल जितने भी सेल हुए हैं वो 5y हैं, तो उसका 20% विंडो में जाएगा, मतलब यहाँ पर y आएगा, और 5y में से y माइनस किया तो यहाँ पर 4y, ठीक है। तो ऐसा हमारे पास इनिशियल डेटा है। उसके बाद ये क्लूज है, अब इन क्लूज को हमें क्रैक करना है, इनमें से क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि एवरी डीलर सोल्ड एटलीस्ट 2 विंडो एसीज, है ना। तो कम से कम विंडो एसीज में इन दोनों का सम कम से कम 2 होगा, इनका भी सम कम से कम 2 होगा। तो इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर मिला के हर डीलर ने विंडो एसीज में से कम 2 एसी जरूर सेल किए हैं। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट है, जो अभी इमीडिएटली यूज नहीं होगा, आगे चल के हो सकता है। D1 सोल्ड 13 इन्वर्टर एसी, तो D1 जो है उसने टोटल 13 इन्वर्टर एसी सेल किए हैं, टोटल 13, उसमें से कुछ विंडो होंगे कुछ स्प्लिट होंगे, वो अपन बाद में देखेंगे। उसके बाद वाइल D3 सोल्ड 5 नॉन इन्वर्टर एसी, तो D3 ने 5 नॉन इन्वर्टर एसी सेल किए हैं, ये भी डेटा मिल गया हमें। A total of 6 window non-inverter ACs, a total of 6 window non-inverter ACs and 36 split inverter ACs were sold in the city. A total of 6 विंडो नॉन इन्वर्टर एसीज, तो विंडो में नॉन इन्वर्टर एसीज का जो टोटल सम है वो 6 के बराबर है, एंड 36 स्प्लिट इन्वर्टर एसीज, तो स्प्लिट इन्वर्टर एसीज जो है वो टोटल कितने हैं? 36, राइट। तो अगर ये 4y है, 4y 36 है, तो y की वैल्यू 9 आ जाएगी, यहाँ पे 9 आ गया, एंड ऑब्वियसली अगर y 9 है तो 5y 45 हो जाएगा, तो यहाँ पर 45 आ जाएगा, ठीक है। चलो वेरी गुड, ये नंबर हमें मिल गया, ठीक। उसके बाद अगर हम देखते हैं
कि बाकी के नंबर्स क्या होंगे, देख लेते हैं, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। द नंबर ऑफ स्प्लिट एसी सोल्ड बाय D1, है ना, नंबर ऑफ स्प्लिट एसी सोल्ड बाय D1, मतलब इन दोनों का सम, नंबर ऑफ स्प्लिट एसी सोल्ड बाय D1 was twice the number of window AC sold by it, right? तो अगर इसने कुल मिलाकर विंडो एसीज ए सेल किए हैं, तो यहाँ पर जो स्प्लिट एसीज हैं वो इससे डबल है, 2A के बराबर होंगे। उसके बाद D3 एंड D4 सोल्ड एन इक्वल नंबर ऑफ विंडो एसीज एंड दिस नंबर वाज 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ सिमिलर एसीज सोल्ड बाय D2। ठीक है, तो अगर D3 ने विंडो एसीज मान लीजिए बी सेल किए हैं, तो D4 ने भी विंडो एसीज बी सेल किए हैं, और ये नंबर सेम कैटेगरी में, मतलब विंडो एसीज में D2 का 1/3 है, तो D2 का 3B हो जाएगा, राइट। अब हमें पता है कि ये 9 + 6 कितना है, 15, मतलब यहाँ पे टोटल तो सम 15 ही आना चाहिए। और हमें ये भी पता है कि एवरी डीलर सोल्ड एटलीस्ट 2 विंडो एसीज, मतलब बी की वैल्यू 2 से कम नहीं हो सकती। ठीक है, हर डीलर ने कम से कम 2 विंडो एसी सेल किए हैं, तो बी की वैल्यू 2 से कम नहीं हो सकती। तो अगर हमने बी को 2 लिया, तो ये 2, ये 2, 4, 2 3 6, 4 + 6 कितना हुआ, 10। 10 के केस में ये बचेगा 5, पॉसिबल है। लेकिन अगर इसको 3 लिया, तो 3 + 3 कितना हो गया, 6, 3 3 9, 6 + 9 कितना हो गया, 15, ये हो जाएगा 0, तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे b की वैल्यू 2 ही होनी चाहिए, यहाँ पर भी 2 होनी चाहिए, यहाँ पर 6। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसने कुल मिलाकर कितने विंडो एसी सेल किए हैं, तो 2 ही होंगे, इसके भी 2 होंगे, इसके होंगे 6 और इसके होंगे 5, राइट। और अगर ये 5 है तो ये 2a कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, एनीवे अभी इन वैल्यूज को दिमाग में रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे ओके, D2 and D3 were the only ones who sold window non-inverter ACs, right? तो विंडो जो है उसमें नॉन इन्वर्टर एसी सिर्फ D2 और D3 ने ही बेचे, बाकी किसी ने नहीं बेचे, मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो विंडो नॉन इन्वर्टर एसी सेल करने वाले सिर्फ 2 ही डीलर हैं, D2 and D3। D2 and D3 were the only ones who sold window non-inverter ACs. The number of these ACs sold by D2 was twice the number of these sold by D3, right? अब यहाँ पे D2 और D3 ने विंडो नॉन इन्वर्टर एसीज बेचे हैं, और ये जो D2 की वैल्यू है ये D3 की वैल्यू से डबल है, दोनों का सम 6 होना चाहिए। तो अगर ये x है ना, D2 की वैल्यू डबल है ना, D2, हाँ D2 की डबल है, तो अगर ये x है तो ये 2x है, 3x की वैल्यू हो गई 6, मतलब x होगा 2, तो यहाँ पर 2 आना चाहिए और यहाँ पर 4। ठीक है, अब हमें पता है कि ये 0 है, टोटल तो 2 होगा, तो यहाँ पे 2, ये 2 है तो यहाँ पे 0। उसके बाद 3b, तो मतलब ये होना चाहिए 6, तो यहाँ 4 है तो यहाँ 2 हो गया, और ये 5 है तो ये 5 है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दी विंडो एसीज का पूरा, हमें नंबर समझ में आ गए, इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर दोनों कैटेगरीज में। उसके बाद फिर अगर हम देखते हैं तो हमें और क्या बताया है कि D3 and D4 sold an equal number of split inverter ACs। ठीक है, D3 और D4 ने sold an equal number of split inverter ACs। split inverter ACs D3 and D4 ये दोनों नंबर सेम है, अगर ये C है तो ये भी C है। ठीक है, उसके बाद दिस नंबर वॉज हाफ द नंबर ऑफ सिमिलर एसी सोल्ड बाय D2। तो D2 ने यहाँ पर जो एसी सेल किए हैं उससे ये हाफ है, मतलब ये 2C हो जाएगा, राइट। अब देखो इन सब का सम जो है वो 36 है, समझना पड़ेगा क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। अच्छा, अब अगर हम एक एक करके समझे, D1 के टोटल इन्वर्टर एसीज कितने हैं, 13, यहाँ पे विंडो इन्वर्टर 5 आ गए, मतलब नॉन इन्वर्टर क्या, सॉरी स्प्लिट इन्वर्टर कितने हो जाएंगे, 8। उसके बाद ये A है, ये 2A है, तो A का मतलब 5 है तो 2A का मतलब 10 होगा। 10 होगा तो डेफिनेटली 8 + 2 होना चाहिए, तो 0 और 2 का सम यहाँ पर 2 आ जाएगा। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो 36 में से 8 माइनस कर दो, 36 में से 8 माइनस करोगे तो 28 बचेगा, और 28 C और 2C मतलब 4C के बराबर है, तो C की वैल्यू डेफिनेटली 7 हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर 7, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 14 आ गया। ठीक है, तो दैट्स इट, ये भी डेटा जो है वो हमें समझ में आया। उसके बाद नॉन इन्वर्टर एसी जो D3 ने बेचे हैं वो टोटल है 5,
यहाँ पर 2 है तो मतलब स्प्लिट में 3 होने चाहिए, तो 2 + 3 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम सम कैलकुलेट करें तो 2 और 14 का सम यहाँ पर 16 होगा। ठीक, 0 और 7 का सम यहाँ पर 7 होगा। टोटल इन्वर्टर, टोटल नॉन इन्वर्टर एसी सोल्ड बाय दीज डीलर्स। उसके बाद और आगे चलते हैं तो क्या पता चलेगा, तो और आगे चलें तो इसमें क्या पता चल सकता है कि टोटल इन्वर्टर एसी 45 है, तो ये 13, ये 16, ये 7, तो ये हो गया 20 + 16, 20 + 16 36, 45 है तो ये 9 होगा। यहाँ से भी सम 2 + 7 9 आ रहा है। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो हमको ये बात भी समझ में आ जाएगी, राइट, कि 9 + 6 है 15, और 15 किसके बराबर है, x के बराबर, तो यहाँ पे 3x चाहिए, तो 9 + 6 15 है तो मतलब यहाँ 45 चाहिए। 36 में 9 ऐड करने से 45 आएगा, और फिर 9 और 6 का अगर हम सम लेंगे तो यहाँ 15, और 45 + 15 60 होगा, जो कि 4x के बराबर हो जाएगा। तो ये डेटा भी रिजॉल्व हो गया, ये वैल्यूज भी हमें मिल गए, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक तो सब हो गया। अब उसके बाद क्या इन 4 बॉक्सेस को भरने के लिए हमारे पास कोई सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन है, नहीं है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल से ही काम चलाना पड़ेगा। लेट्स से अगर मैं ये कहता हूँ कि ये y है, तो अगर ये y है तो इन दोनों का सम 4 और y का जो सम है वो यहाँ पर आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 4 + y। ठीक है, उसके बाद इन सब का जो सम है वो 9 है, तो 3 + 2 होता है 5, 9 में से 5 गया तो बचा 4, तो मतलब ये दोनों जो वैल्यूज हैं इनका सम 4 होना चाहिए, तो अगर ये y है तो ये 4 - y होगा। उसके बाद ऑब्वियसली यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 0 और 4 - y का सम है, तो यहाँ पर 4 - y। उसके बाद ऐड करके देखोगे तो ये भी 15 हो जाएगा, y से y कैंसिल, 2 + 4 6, 6 + 5 11, 11 + 4 15। ठीक है, तो नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन y, कि y कितना है, उससे फिर हम ये ऑल 4 वैल्यूज को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए फिर लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस, शायद क्वेश्चन में हमें y के बारे में कुछ पता चले। तो सबसे पहले ये है कि हाउ मेनी स्प्लिट इन्वर्टर एसीज डिड D2 सेल, D2 ने स्प्लिट इन्वर्टर कैटेगरी में कितने एसी सेल किए हैं, तो D2 ने स्प्लिट इन्वर्टर कैटेगरी में 14 एसी सेल किए हैं, तो इसका आंसर 14 है, एकदम करेक्ट। व्हाट परसेंटेज ऑफ एसी सोल्ड वर ऑफ नॉन इन्वर्टर टाइप, तो जितने एसी सेल हुए उसमें से नॉन इन्वर्टर टाइप के कितने हैं, तो टोटल सेल हुए हैं 60, 60 में से नॉन इन्वर्टर है 15, तो 15 जो है वो 60 का कितना परसेंट होगा, तो ऑब्वियसली 1/4 है, 1/4 का मतलब 25%, तो आंसर ऑप्शन डी। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ एसी सोल्ड बाय D2 एंड D4, तो D2 एंड D4 के टोटल नंबर ऑफ एसी कितने हैं, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो D2 के टोटल नंबर ऑफ एसी 16 और 4 + y मतलब 20 + y, है ना, तो D2 के हैं 20 + y, और D4 के देखोगे तो D4 के हैं इन दोनों का सम निकाल लो, तो 9 + 4 13 - y, तो ये हो जाएगा 13 - y, दोनों का टोटल सम कैलकुलेट करना है, y से y कैंसिल, तो ये हो जाएगा 33, तो 33 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। देन वी सी क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या होगा, Which of the following statements is necessarily false? 100% false होना चाहिए, तो D1 and D3 sold an equal number of split ACs, तो D1 and D3 के split ACs equal है, देख लेते हैं D1 and D3 के split ACs, ठीक है, D1 and D3 के split, तो 8 + 2 10, 7 + 3 10, ये एकदम करेक्ट है, तो ये तो फॉल्स हो नहीं सकता, तो ये आंसर होगा नहीं। D1 and D3 together sold more ACs as compared to D2 and D4 together, तो D1 और D3 ने मिलके, अभी अभी हमने पता किया D2 और D4 के हैं 33, D1 और D3 के कितने होंगे, तो D1 और D3 के मिला के देखोगे तो 13 + 2 15 और 7 + 5 12, तो 15 + 12 होंगे 27, तो क्या ये वैल्यू 27 33 से बड़ा होता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद D2 sold the highest number of ACs, D2 sold the highest number of ACs, क्या ये पॉसिबल है, तो D2 के हाईएस्ट होंगे क्या, तो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 13 - y है, जबकि यहाँ 20 + y, तो ये 20 से कम होगा नहीं, और डेफिनेटली y 0 भी हुआ,
तो भी 20 से कम नहीं होगा, मतलब ये हाईएस्ट ही रहेगा हमेशा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें, हाईएस्ट ही रहेगा हमेशा, तो ये भी सही है। D4 सोल्ड मोर स्प्लिट एसीज एज कंपेयर टू D3। D4 ने D3 के कंपैरिजन में स्प्लिट एसीज ज्यादा बेचे हैं। तो यस, 7 + 3 10 है और ये 7 + 4 11 है। अगर y 0 हुआ तो ये स्टेटमेंट भी सही हो सकता है। मतलब ये हर हाल में गलत होगा ऐसे नहीं बोल सकते, इट मे बी ट्रू मे बी फॉल्स, तो इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो पहला आंसर ऑप्शन ए, आंसर ऑप्शन सी डेफिनेटली ट्रू है, आंसर ऑप्शन बी डेफिनेटली फॉल्स है, आंसर ऑप्शन डी मे बी ट्रू मे बी फॉल्स, राइट। सो दैट इज वाई हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद इफ D3 एंड D4 सोल्ड एन इक्वल नंबर ऑफ एसीज, D3 और D4 ने अगर इक्वल नंबर ऑफ एसीज सेल किए हैं, D3 और D4 ने, तो अगर ये 7 + 5 12 है तो ये भी 12 आना चाहिए। मतलब इन दैट केस y की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। y की वैल्यू 1, हमें पता चल जाएगा कि y कितना होना चाहिए, y की वैल्यू होनी चाहिए 1, राइट। और अगर y की वैल्यू 1 होनी चाहिए तो ये 5 होगा, ये 3 होगा और ये भी 3 होगा, है ना। तो बस इतना ही है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर उन्होंने बोला है देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ नॉन इन्वर्टर एसी सोल्ड बाय D2। तो D2 के नंबर ऑफ नॉन इन्वर्टर एसीज कितने होंगे, तो नंबर ऑफ नॉन इन्वर्टर एसीज सोल्ड बाय D2, तो 4 + 1 दैट हैज टू बी इक्वल टू 5, तो आंसर आ जाएगा 5 के बराबर। सो आंसर ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। सो दैट्स इट, दिस इज हाउ वी कुड हैव सॉल्व्ड दिस सेट, राइट। इस पूरे स्लॉट 3 के DI में देखें तो कोई भी सेट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था। 10 to 15 minutes could have been the best possible time to solve one particular set, बट मेरे ख्याल से ये जो लास्ट सेट हम सॉल्व करने वाले हैं कंपेरेटिवली काफी आसान था, इसको शायद हम 10 मिनट से कम में भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। A, B, C, D, E and F are the 6 police stations in an area which are connected by streets as shown below. 4 teams, team 1, team 2, team 3 and team 4 patrol these streets continuously between 9 hours and 12 hours each day. तो ये हमारा एक डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो पुलिस टीम्स हैं, राइट, हमारे पास कितनी टीम्स हैं, 4 टीम्स हैं। ये टीम्स लगातार इनमें पेट्रोलिंग करती रहेंगी, ठीक है। और जो टाइम है वो 9 आवर्स से स्टार्ट होगा, 12 आवर्स पे खत्म हो जाएगा, मतलब 3 घंटे की पेट्रोलिंग है। उसके बाद दी टीम्स नीड 30 मिनट्स टू क्रॉस अ स्ट्रीट कनेक्टिंग वन पुलिस स्टेशन टू अनदर। तो डेफिनेटली क्या होगा कि अगर मुझे ए से सी पर जाना है, मतलब किसी भी पुलिस टीम को ए से सी तक जाना है तो 30 मिनट, सी से डी जाना है 30 मिनट, डी से ई 30 मिनट, ई से ए 30 मिनट, यहाँ पर भी 30, यहाँ पर भी 30, यहाँ पर भी 30, मतलब कोई भी दो नॉट्स जो हैं उनको मिलाने वाला जो रोड है उसका ट्रैवलिंग टाइम है 30 मिनट्स के बराबर। उसके बाद हमको ये पता चला कि all 4 teams start from station A at 9 hours and must return to station A by 12 hours, right? तो सारी की सारी टीम्स जो हैं वो 9 आवर्स पे भी यहीं पर है A पर, और 12 आवर्स पे भी इनको यहीं लौट कर आना है, ठीक है। 9 बजे यहाँ है और 12 बजे इनको इंश्योर करना है कि ये वापस आ जाए, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखें, दे कैन ऑल्सो पास वाया स्टेशन ए एट एनी पॉइंट ऑफ देयर जर्नी, तो वो बार बार भी ए पर आ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पेट्रोलिंग टीम जो है वो ए से सी जाएगी, फिर सी से ए, फिर ए से सी, फिर सी से ए, और यही उसका लगातार चलता रहेगा, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन यहाँ पर बन रही है। उसके बाद ये सारे क्लूज हमें गिवन है, इन क्लूज के बेसिस पे इन क्लूज को हमें डिसाइफर करके पता करना है कि कौन से टाइम स्लॉट में कौन सी टीम कौन से रोड पर पेट्रोलिंग कर रही थी। दैट इज आवर टास्क। उसी टाइप के क्वेश्चन हमें गिवन है। तो हम सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। टेबल में टीम 1, टीम 2, टीम 3, टीम 4 है। 9 आवर्स पे एग्जैक्टली 9 AM पर ये सब जो हैं ये कौन से जंक्शन पर हैं, तो ये सब जंक्शन ए पर हैं। और 12 आवर्स पर भी इनको लौट के कहाँ आना है, तो जंक्शन ए पर ही आना है, ठीक है। सबको लौट कर जंक्शन ए पर आना है, ये कंडीशन हमारे पास ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है। उसके बाद अगर हम देखें तो नन ऑफ दीज ट्रीज हैज मोर देन वन टीम ट्रैवलिंग अलोंग इट इन एनी डायरेक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो किसी भी रोड पर एक बार में एक ही टीम ट्रैवल कर रही है, डायरेक्शन भी अलग अलग हो तो भी एक ही, राइट। मतलब अगर कोई टीम ए से ई की तरफ जा रही है
तो उसी समय कोई और टीम ए से ई नहीं जा सकती या ई से ए वापस भी नहीं आ सकती। तो उस रोड पर एक ही पेट्रोलिंग टीम उस समय रहेगी। ठीक है, ये पहले स्टेटमेंट का मीनिंग है। सेकेंड स्टेटमेंट, टीम्स 2 and 3 आर दी ओनली वंस इन स्टेशन ई एंड डी रिस्पेक्टिवली एट 10 hours। तो 10 hours पे 2 जो है वो ई पर है, तो 10 hours पे टीम 2 जो है वो ई पर है, और ये ई पर होने वाली ओनली टीम है, मतलब इस समय कोई और टीम ई पर नहीं है, राइट। एंड यस, जो टीम 3 है वो डी पर है, टीम 3 डी पर है, और ये भी डी पर होने वाली ओनली टीम है, और कोई टीम इस समय डी पर नहीं है। टीम 1 and 3 आर दी ओनली वंस इन स्टेशन ई एट 10:30। तो 10:30 पर 1 और 3 जो है वो दोनों ई पर है, तो 1 और 3 10:30 पर दोनों ई पर हैं, और बस यही दोनों हैं, इनके अलावा कोई भी नहीं है। ओनली दीज टू, नो वन एल्स इज एट स्टेशन ई। उसके बाद टीम 1 and टीम 4 आर दी ओनली वंस इन स्टेशन बी एंड ई रिस्पेक्टिवली एट 11:30 hours। तो टीम 1 जो है वो 11:30 पर बी पर है, 11:30 टीम 1 बी पर है, ठीक है, और ये ओनली वंस है, मतलब बी पर होने वाली ये अकेली टीम है इस समय, और कोई भी टीम बी पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, टीम 1 and टीम 4 आर दी ओनली वंस इन स्टेशंस बी एंड ई रिस्पेक्टिवली। तो टीम 4 जो है वो ई पर है, एंड अगेन ई पर होने वाली ये भी अकेली टीम है, सो दिस इज दी ओनली टीम एट ई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो टीम 1 and टीम 4 आर दी ओनली टीम्स दैट पेट्रोल द स्ट्रीट कनेक्टिंग स्टेशंस ए एंड ई। तो ए और ई के बीच में ये वाली जो स्ट्रीट है, ये वाली जो स्ट्रीट है ए और ई के बीच में, इस स्ट्रीट को सिर्फ 1 and 4 ने ही ट्रेवल किया है। ठीक है, आर दी ओनली वंस दैट पेट्रोल द स्ट्रीट कनेक्टिंग स्टेशंस ए एंड ई। ठीक है, तो इस पे 2 और 3 जा ही नहीं सकते, 2 और 3 के लिए ये वाला रास्ता पॉसिबल नहीं, ए ई वाला रास्ता इनके लिए फॉरबिडन है। टीम 4 नेवर पासेस थ्रू स्टेशन बी डी एंड एफ। और टीम 4 जो है वो कभी भी बी पर नहीं जाएगी, टीम 4 बी पर नहीं हो सकती, टीम 4 डी पर भी नहीं हो सकती, टीम 4 एफ पर भी नहीं हो सकती। मतलब टीम 4 को स्टार्ट करना है ए से, राइट, मान लो वो ई पर गई तो फिर इधर नहीं जा सकती, इधर भी नहीं जा सकती, तो उसे वापस ए पर आना पड़ेगा। सिमिलरली अगर वो सी पर गई तो उसे वापस ए पर आना पड़ेगा, बी पर जाती है तो वापस बी पर जा नहीं सकती, मतलब वो ए सी और ए ई इसके बीच में ही घूमती रहेगी टीम 4। टीम 4 के लिए ए ई पॉसिबल भी है, तो मतलब टीम 4 जो है वो ए ई और ए सी के बीच में ही घूमती रहेगी। ठीक है, तो अब हमको समझना है कि कैसे होगा ये पूरा जो पेट्रोलिंग हुई है, ये किस हिसाब से किस तरीके से होनी चाहिए। तो चलो कौन सी टीम को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले मेरे ख्याल से 1 और 3 के लिए हमारे पास बहुत सारा डेटा है, तो 1 और 3 को समझते हैं कि 1 जो है वो सबसे पहले ए से चलना शुरू करती है, फिर किसी एक पर्टिकुलर स्टेशन, फिर एक स्टेशन, और फिर ई पर आ जाती है ना। तो ए से ई पर जाना है 1 को, और बीच में 2 स्टेशन और आने चाहिए। तो कैसे हो सकता है ये, है ना। ओके, क्या ये ऐसे हो सकता है कि टीम जो है वो पहले ए से सी पर जाए, फिर सी से वापस ए पर आ जाए, फिर ए से ई पर जाए? पॉसिबल है ना, सी ए ई पॉसिबल है। अच्छा, उसके बाद इसे ई से बी पर जाना है, ई से बी, है ना, ई से बी। तो यहाँ पर तो श्योर है कि अगर उसे ई से बी जाना है तो ई से ए ही जाना पड़ेगा और ए से बी, तो यहाँ पर तो डेफिनेटली 100% ए आएगा, ई से ए से बी। ठीक, यही एक पॉसिबल केस है। पहले वाले में ए और ई के बीच में अगर 2 स्टेप हैं तो वहां पर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, है ना। टीम जो है वो ए एफ वापस से फिर ई पर आ सकती है, ठीक है, या ए से सी फिर वापस से फिर ई पर आ सकती है, ए से बी, बी से ए फिर वापस। ठीक है, तो अभी तो अपने को और समझ में नहीं आएगा। टीम 3 का समझें तो पहले ए है, उसके बाद डी है, बीच में एक स्टेशन और है, तो ए से डी पर पहुंचना है ना। तो या तो ई से जाना पड़ेगा या सी से, लेकिन ए और ई का जो कनेक्टिंग रोड है वो 2 के लिए पॉसिबल नहीं है, तो उसे सी से ही जाना पड़ेगा, ए सी डी, राइट। तो ए सी डी, तो यहाँ पर तो डेफिनेटली सी ही आएगा। टीम 3 के लिए रास्ता पॉसिबल नहीं है, उसे ए से स्टार्ट करके पहले सी पे जाना पड़ेगा, फिर डी, देखो ए सी डी ई। अब उसे वापस ए पर लौटना भी है, और ए ई वाली रोड पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कैसे लौटेगी? अगर वो एफ पर जाए
तो वो जल्दी आ जाएगी, यहाँ एफ और यहीं पर ए पर आ जाएगी, तो पॉसिबल नहीं है, उसे वापस इसी रास्ते से आना पड़ेगा, ई डी सी ए। तो हम ये बोलेंगे कि उसका रास्ता जो है वो वापस यही होगा, पहले वो जाएगी ए सी डी ई और फिर उसे 3 स्टेप में लौट कर आना है, तो एफ के थ्रू नहीं जा सकती, वाया एफ नॉट पॉसिबल, क्योंकि 2 स्टेप में ही पहुंच जाएगी, 3 स्टेप में जाना है, तो ई डी सी ए यही एक पॉसिबल केस है। तो टीम 3 का तो हमें पूरा पाथ समझ में आ गया कि इस 3 घंटे में उसने किस पाथ के ऊपर जर्नी की। उसके बाद अगर हम समझे कि यहाँ पर सी आ गया, ए और सी वाला पाथ इसने ले लिया, तो जो टीम 1 है उसके लिए ए सी वाला पाथ अब है नहीं, ठीक है, और उसे आना तो ई पर ही है, ए से स्टार्ट करके ई पर, तो वो टीम 1 जो है वो या तो बी पर जाकर फिर वापस आ जाए, ए बी ए और उसके बाद ई, ए बी ए ई, हाँ ये हो सकता है, ठीक है, ए बी ए ई, और या फिर ये हो सकता है कि वो ए से सी पर जाए, लेकिन ए से सी पर जाने का काम टीम 3 कर रही है, तो ए से सी तो पॉसिबल है नहीं। तीसरा केस ये है कि ए से एफ पर जाए, फिर एफ से वापस ए और फिर ई पर आ जाए, तो अभी टीम 1 के बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं समझ पाएंगे, तो टीम 2 को समझने की कोशिश करते हैं। टीम 2 जो है उसे यहाँ पर पहुंचना है ई पर, ए से ई पर पहुंचना है 2 स्टेप में, ठीक है, तो ए से ई पर पहुंचना है 2 स्टेप में, डायरेक्ट तो नहीं पहुंचना है, डायरेक्ट पहुंच भी नहीं सकती क्योंकि टीम 2 इस रास्ते पे जा भी नहीं सकती, तो अगर उसे 2 स्टेप में पहुंचना है तो ए से एफ जाके ही ई आना पड़ेगा, तो यहाँ पर ए एफ आ गया, तो देखो टीम 2 के लिए ए एफ आ गया, टीम 3 के लिए ए सी आ गया, तो ए एफ ऑक्यूपाइड है, ए सी भी ऑक्यूपाइड है, 9 से 9:30 के बीच में ए एफ ऑक्यूपाइड है, ए सी भी ऑक्यूपाइड है। टीम 1 को पहुंचना ई पर है लेकिन डायरेक्टली नहीं जा सकती, अच्छा डायरेक्टली भी जा सकती है, ए ई ऐसा भी हो सकता है, ओके ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी भी प्रॉब्लम है, मतलब टीम 1 जो है वो ए से बी जाके फिर वापस ए फिर ई, ये पॉसिबल है, या फिर ए से ई फिर ए फिर ई, ऐसा भी हो सकता है, तो अभी भी टीम 1 के बारे में थोड़ा सा हमें और समझना पड़ेगा। एनीवे अगर जो टीम 2 है वो ए एफ ई पर पहुंच गई, ए एफ ई राइट, अब इसके पास ये रास्ता है नहीं और इसे वापस ए पर पहुंचना है 3 स्टेप में, 3 नहीं 4 है ना, 4 स्टेप, 1 2 3 4, 4 स्टेप में पहुंचना है वापस, ई से ए पर वापस पहुंचना है 4 स्टेप में, तो क्या ऐसा पॉसिबल है 1 2 3, नहीं यहाँ पे तो 3 ही स्टेप होंगे, तो वो इधर से तो नहीं पहुंच सकती, ठीक है, ई के बाद वो डी सी ए ये वाला रास्ता तो नहीं ले सकती, नहीं तो वो 11:30 पर ही ए पर पहुंच जाएगी, उसे 4 स्टेप में पहुंचना है, इसका मतलब डेफिनेटली वो ई से एफ तो वापस आएगी ही आएगी, ई से एफ तो वापस आना ही पड़ेगा, अगर इधर चली गई तो फिर दिक्कत है ना, अगर इधर गई डी फिर वापस ई, तो 2 3 4, अच्छा ये भी पॉसिबल है, एफ से डी, ओके, हाँ लेकिन दिक्कत यह है कि वो अगर ई से डी जाएगी, हाँ जी सही है बात, अगर वो ई से डी जाएगी, देखो यहाँ से ई से डी जाएगी, तो डी और ई वाले रास्ते पे 3 भी ट्रैवल कर रही है और ये भी ट्रैवल कर रही होगी, तो पॉसिबल नहीं है, मतलब वो ई से डी इस समय जा ही नहीं सकती, 10 से 10:30 के बीच में ई से डी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस वाले रूट पर टीम 3 ऑलरेडी पेट्रोलिंग कर रही है, तो उसे ई से एफ ही जाना पड़ेगा, ई से एफ जाएगी, एफ से उसे ए आना पड़ेगा वापस, राइट, एफ से उसे ए आना पड़ेगा वापस, है ना, एफ से ए और फिर उसके बाद वापस है फिर ए, ऐसा हो सकता है, या फिर एक तरीका और भी है कि वो एफ से ए चली जाए, एफ से ए, राइट, एफ से ए, ये रास्ता अभी खाली है कोई दिक्कत नहीं है, एफ से ए चली जाए फिर ए से वापस एफ आ जाए और उसके बाद फिर ए वापस चली जाए, ये एक पॉसिबल केस है। दूसरा यह है कि अगर वो एफ पर आ गई है तो वो वापस ई भी जा सकती है, वापस ई, तो अगर वो एफ से वापस ई जाए फिर ई से एफ आ जाए, एफ से वापस ए, तो ठीक है यहाँ पर तो एफ ही आएगा दोनों केसेस में, यहाँ पर एफ ही होना चाहिए और बाकी हम ये सोच सकते हैं कि फिर एंड में वो, तो यहाँ पर ए और ई, एफ से वो ए या ई कहीं पर भी जा सकती है, ये उसका रास्ता बनेगा अगर किसी और से रास्ता मैच नहीं हुआ तो, ठीक है। अब उसके बाद और सोचते हैं कि टीम 4 के लिए क्या पॉसिबल होगा, टीम 4 जो है उसे ए से लगातार ट्रैवल करना है, टीम 4 के लिए ए ई पॉसिबल है, ई पर जा सकती है,
क्या टीम ए जो है वो ऊपर की तरफ बी पर जा सकती है? नहीं। तो मेरे ख्याल से फिर टीम 1 जो है वो ही बी पर जाएगी, और टीम ए जो है, टीम 4 जो है उसे ई की तरफ आना चाहिए, है ना? क्या यहाँ पर बी हो सकता है? ओके। क्या यहाँ पर बी हो सकता है? ध्यान से देखते हैं अपन। ए ई, ए ई, फिर ए, उसके बाद ठीक है। अच्छा, टीम 4 के बारे में इन्होंने ये लिखा है, टीम 4 के बारे में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ये बी, एफ और डी पर जा ही नहीं सकते। मतलब जो टीम 4 है उसे ए, ई और ए सी इसी रोड पर चलना है, ए, ई और ए सी, राइट? तो अब ये पहला स्टेप जब लेगी तो ए से सी पर नहीं जा पाएगी, क्योंकि टीम 3 ऑलरेडी वहां जा रही है। तो इसे ए से ई पर ही आना पड़ेगा, ठीक है? और अगर ये ए से ई के लिए निकली है तो ये वाली टीम को बी के लिए निकलना पड़ेगा, क्योंकि शुरू में तो चारों अलग अलग रास्ता ही लेंगे ना। तो एक टीम जो है वो ए से एफ जा रही है, एक ए से सी जा रही है, ये वाली टीम ए से ई जा रही है, तो ये वाली टीम ए से बी जाएगी फॉर श्योर। ए से बी जाएगी टीम 1, तो उसे वापस ए पर ही लौटना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। फिर वहां से वो ई पर, फिर उसके बाद ए पर, ठीक है? तो ये तो एकदम सॉर्टेड हो गया मामला। अब उसके बाद टीम 4 को समझते हैं। टीम 4 ए से ई पर आई, कहीं और जा नहीं सकती, बी एफ डी पॉसिबल ही नहीं है, तो उसे वापस ए पर ही आना पड़ेगा, ठीक है? वापस ए पर आ गए। उसके बाद क्या करें? तो क्या ये फिर ई पर जा सकती है? नहीं, क्योंकि 10 से 10:30 के बीच में टीम 1 ए ई वाले रूट पर है, तो इसको फिर कहाँ जाना पड़ेगा? तो इसे जाना पड़ेगा ए सी वाले रूट पर। फिर ये ए सी पर जाएगी तो फिर डी नहीं आ सकती, डी पर ये कभी गई ही नहीं है, तो इसे सी से वापस ए आना पड़ेगा, और फिर ये ई पर आएगी और फिर ए पर। तो दैट्स इट, है ना? तो ये हमारा सॉर्टेड है। अच्छा, अब यहाँ पर देख लो कि ए और ई में से कोई एक एलिमिनेट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, ठीक है? क्योंकि ई से ए वाली रोड पर कोई जा रहा है, तो एफ और ए की रोड खाली है, ई और डी की रोड खाली है, सी और ए की रोड खाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई और ए की रोड भरी है तो एफ और ई का रास्ता भी खाली है, तो मतलब यहाँ पर दोनों पॉसिबल केसेस हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड इट। चलो, अब अगर हम देखें क्वेश्चंस, तो इस टेबल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस देख लो। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेशंस इज विजिटेड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स? कौन सा स्टेशन? तो ऑब्वियसली ए तो स्टार्टिंग पॉइंट है, उसे तो हम स्टेशन कहेंगे नहीं, और वो आंसर ऑप्शन में भी नहीं है। आंसर ऑप्शन में है सी, डी, ई, एफ। तो सी, डी, ई, एफ में से मैक्सिमम कौन सा स्टेशन विजिट किया गया? तो हमें यहाँ पर दिखाई देगा कि सी को कितनी बार विजिट कर रहे हैं, तो 1, 2, 3, 3 टाइम्स, ठीक है? सी का 3 टाइम्स है। उसके बाद डी जो है वो पहली रो में तो है ही नहीं, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में एक बार, 2 बार डी है, तो डी तो वैसे भी आंसर नहीं होगा। ई को अगर हम देखें तो वो यहाँ पर 1 टाइम है, यहाँ पर एक बार है, 2, ये तीसरा हो सकता है। फिर उसके बाद ये 4, ये 5, ये 6, मतलब 5 या 6 टाइम्स ई को विजिट किया है। एफ को देखें तो 1, 2, 3 एंड दैट्स इट। एफ 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो मतलब सबसे ज्यादा जो विजिट किया है वो ई ही है, 5 या 6 टाइम्स होगा, तो स्टेशन ई विल बी द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी टाइम्स डू द टू टीम्स पास थ्रू स्टेशन बी इन अ डे? हाउ मेनी टाइम्स डू द टीम्स पास थ्रू स्टेशन बी, मतलब स्टेशन बी कितनी बार विजिट किया गया? तो एक बार टीम 1 ने विजिट किया, 1, फिर दूसरी बार तो 2, बी 2 बार हो गया। उसके बाद बी को अगर हम और देखें तो और कहीं तो बी आ ही नहीं रहा, कोई और बी को विजिट कर ही नहीं रहा, तो ओनली 2 टाइम्स, दैट हैज टू बी द करेक्ट आंसर। दैट इज करेक्ट आंसर इज 2। विच टीम पेट्रोल्स द स्ट्रीट कनेक्टिंग स्टेशन डी एंड ई एट 10:15? तो डी और ई पर 10:15 पे कौन था? तो 10:15 मतलब ये वाला स्लॉट। और डी से ई कौन जा रहा है? तो डी से ई जा रही है टीम 3, तो टीम 3 हैज टू बी द करेक्ट आंसर, दैट इज टीम 3। तो टीम 3 हमें मिल जाएगी आंसर ऑप्शन ए में, सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद हाउ मेनी टाइम्स डज टीम 4 पास थ्रू स्टेशन ई इन अ डे? तो फोर्थ टीम जो है वो ई से कितनी बार पास होगी? तो 1, 2, 2 बार ही पास होगी, 2 बार ही पास हो पाएगी, तो आंसर ऑप्शन आंसर 2 इज करेक्ट। एंड हाउ मेनी टीम्स पास थ्रू स्टेशन सी इन अ डे? तो सी से कितनी टीम्स पास होती हैं पूरे दिन में?
तो यहाँ पे देख लेते हैं, टीम 1 तो कभी सी पर गई ही नहीं, टीम 2 भी कभी सी पर नहीं गई, टीम 3 एक 2 बार और टीम 4 एक बार, तो मतलब टोटल 3 टाइम्स इन टीम्स ने स्टेशन सी को क्रॉस किया है। तो आंसर ऑप्शन, अच्छा 3 बार किया है लेकिन टीम्स तो 2 ही हैं, टीम 3 एंड टीम 4 है ना, टीम 3 एंड टीम 4। कितनी टीम्स ने किया है, तो 2 ही टीम, कितनी बार, 3 बार। तो हमें यहाँ पे टीम्स बताने हैं, तो 2 ही टीम्स ने पास किया है, तो मतलब आंसर ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। थोड़ा सा ट्रिकी हो गया ये, है ना। चलिए वेरी गुड, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व हो जाता है। आई होप आपने पूरा समझा, आपको अच्छे से मजा आया। नाउ अब आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपनी हेल्थ और फिटनेस का ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय।